Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous topics, that is a British crown quality लक्ष्मीकांत, जिसमें मैं क्राउन रूल जो है उसमें मैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कंप्लीट करवा चुकी है। आई एम ऑल्सो एबल टू कंप्लीट द कंपनी रूल के मैं सारे लॉज सारे एक्ट जो है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। If you know this, जिससे मैंने regulating act and now I have been able to finish the regulating act, British India Act of 1784, amending act complete करा चुकी हूँ, act of 1786 and all the charter act, ठीक है, complete करा चुकी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 फिनिश करवाया, ठीक है। उसका मैं छोटा सा क्विक रिविजन मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि अब जो है मैं आपको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 99 में से कंटिन्यू कराने वाली हूँ। थोड़ा सा क्विक रिविजन दे देती हूँ मैं जरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का जो मैंने पढ़ाया था बहुत ही फास्ट, यू नो दिस थिंग। इससे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। दिस वाज पास इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हिच इज वेरी फेमसली नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हिच मींस उनकी बेहतरी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए किया गया है। तो जिसमें क्या किया, दे हैव अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। ऐसा किया सबसे पहले। तो क्या किया, सो यू नो दे हैव डिसाइडेड henceforth India was to be governed by in the name of its majesty higher। अब से जो इंडिया है भारत वो उससे हिज मैजेस्टी मतलब ब्रिटिश का गवर्न करेंगे। सो दे हैव चेंज्ड द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। चेंज कर दिया। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, एंड जो वायसराय होगा ही इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अंडरस्टैंड दिस थिंग। दूसरा क्या किया, इट हैज अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। याद है बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो दे हैव अबॉलिश्ड दोस थिंग्स by abolition of BOC and Court of Director. Third thing, they have created the office of Secretary of State for India. Secretary of State for India का एक नया ऑफिस वो क्रिएट किया, and he becomes as a member of the British Cabinet Cabinet and also vested within the complete authority responsibility over the administrations in India. उससे और जिम्मेदारी दी कि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर सके इंडिया में। उसके बाद they have also established a 15-member council बनाई जो असिस्ट करेगी, जो किसको असिस्ट करेगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करेगी। So it was as an advisory body. The head of this advisory body is of this 15-member council was the Secretary of State for India, and finally the Secretary of State Council was established. It was constituted as a body corporate which is capable of suing and being sued in India and England, they said. तो बेसिकली ये जो एक्ट पास किया गया था 1858, this is mainly for the improvement in administrative machinery। तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए था, ना कि कोई you know major system of government that prevailed in India उसमें कोई substantial बड़ा बदलाव लेके आता, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। This was a quick revision of the previous. Those who haven't watched my previous class, please मैं अब डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊंगी, रिविजन ही दे सकती हूँ, हल्का पॉइंट ही बता सकती हूँ मैं। Those who haven't watched, please go and watch my previous class, मैंने पूरा पढ़ाया है उसमें, ठीक है। और हम लोग इसके बाद में 2 क्लासेस और लूंगी, then I have completed this historical background chapter मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। प्लीज प्लीज लक्ष्मीकांत बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आप लगातार प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और देखें और मुझे फीडबैक दें, ठीक है। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बिगनिंग से लेके एडवांस जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज है काउंसिल एक्ट। जब ये सोचो ना कि अब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन रही है ना, तो ये इंडियन काउंसिल कहाँ से आ गई, एकदम वापस से वही सेम चीज। क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट था उससे पहले एक्ट 1858 का एक्ट फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया जब आया तो उन्होंने कहा देखो हम आपके भले के लिए ऐसा करें। तो दे हैड सेड, लोगों के उन्होंने दिखाने के लिए अगेन कि देखिए हम इंडियन काउंसिल बना रहे हैं। तो ये तो हुआ ही। और दूसरी चीज, इनको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इनको समझ आ गया दैट कि इनको भारत का सपोर्ट लेना पड़ेगा। उन बिना इंडियंस के कॉर्पोरेशन के बिना भारतीयों के सहाय के बिना के ये भारत को कंट्रोल उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। 1857 में उनको ये बात तो इतना समझ में आ गई थी। आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो ना, कुछ गलतियां होती है तो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू ट्राई टू करेक्ट इट और यू रिपीट दोस मिस्टेक अगेन। ऐसा नहीं करते हो ना, you learn from your mistakes. So in the same way Britishers they have realized their mistakes. उन्हें कहा कि ये गलती हो गई, हमने बहुत हल्के में ले लिया इंडियंस को। दैट टाइम 1857 का रिवोल्ट हुआ उस समय। तो they felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration. They have realized they felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country.
उनको समझ आ गया कि हमें इन्हीं की सहायता, इन्हीं की कॉपरेशन की जरूरत है अगर हमें इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सो पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एसोसिएटिंग इंडियंस, इसलिए मैंने यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इंडियंस लिखा है कि अब जरूरत पड़ गई कि इंडियंस को, भारतीयों को भी हमें अपने साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने इसको इंडियन काउंसिल ये 3 एक्ट पास किए। तो दे हैव टू इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, ताकि उनको अब हमारे साथ रखना पड़ेगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज पास 3 इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पास किया, 92 पास किया और 1909 पास किया। ठीक है, जिसमें से आज मैं 1861 पढ़ाने वाली हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आज मैं पढ़ा रही हूँ। तो 1861 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, जिसमें से सबसे पहले क्या होता है, क्या सबसे इसका फर्स्ट प्रोविजन क्या गया इंडियन काउंसिल में। सी फर्स्ट है इन बिगिनिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी चीजें, छोटे काउंसिल्स की बात है ना वही, तो वहां पे धीरे धीरे इंडियंस को जोड़ना शुरू किया। कैसे, तो मेरा बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस एज अ his members as a law member। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडियंस को अपने साथ इनमें जोड़ना, एसोसिएट करना शुरू किया, ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे कैसे जोड़ा, एज लॉ मेंबर की तरह इन्होंने जोड़ा, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। याद रखना कैसे, नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह धीरे धीरे उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह इन्होंने जोड़ना शुरू किया, और कैसे, एज अ लॉ मेंबर। तो बेसिकली जो इसमें क्या किया, जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वायसराय नॉमिनेटेड सम इंडियंस इन हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। तो वायसराय धीरे धीरे इन्होंने भारतीयों को अपने साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो इसमें आएगी 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा तब पहली बार वो जोड़ेंगे उसमें, लेकिन उससे पहले सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो उसको ज्वाइन करे। तो क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो उस समय वायसराय जो थे, दे हैव नॉमिनेटेड सम इंडियंस। ठीक है, वायसराय ने नॉमिनेट किया कुछ इंडियंस को एज अ लॉ मेंबर ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह उन्होंने ज्वाइन किया, जिसमें वायसराय जो है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के जो थे, उन्हें ही नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स को उसने नॉमिनेट किया इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन थे, एक राजा बनारस से, उनको ऐड किया। दूसरे इंडियन कौन से, दूसरे इंडियन थे महाराजा पटियाला के जो थे उनको किया, और तीसरे थे सर दिनकर राव। So he nominated 3 Indians. Lord Canning nominated 3 Indians in his legislative council में nominate किया। ठीक है, यहाँ पे सर दिनकर राव को राजा बनारस, महाराजा और पटियाला नॉमिनेट किया। ये मेरा पहला पॉइंट समझ में आया, कैसे धीरे धीरे वो इंडियंस को एसोसिएट करे, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी चीज, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मतलब उसका होता है विच मींस डेलीगेशन ऑफ पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी टू द लोअर, ठीक है, टू लोअर सबऑर्डिनेट्स। मतलब धीरे धीरे थोड़ी कुछ अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी नीचे लोअर अथॉरिटीज को भी देना, इन ऑर्डर टू वर्क, काम जो हो वो अच्छे से हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो अच्छे से हो सके। अगर आपको याद हो सेंट्रलाइजेशन, मुझे बताओ जरा, प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। सबसे पहला सेंट्रलाइजेशन का जो सीड था, एक बेसिक था, वो कौन से एक्ट में आया था? आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं तो बताऊंगी ही, बट यू आल्सो मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताइए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में से ये सेंट्रलाइजेशन तो वहां से याद है। और अभी मैंने बताया एक्ट ऑफ, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो था, तब सेंट्रलाइजेशन पहुंचा था, याद है ना जी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, याद है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट में कौन आ गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल। यहाँ पे गवर्नर बंगाल टर्न्स इनटू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बन चुका था, याद है ना उसमें। और यहाँ इनसे क्या हुआ था, जो गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के, याद है, उनसे लेजिस्लेटिव पावर वापस ले ली गई थी, तो लीगल पावर है इसमें, याद है ना, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन इसमें आ गया था। लेकिन अब कोशिश करें अब ऑपोजिट की, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डेवोल्यूशन कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट डेवोल्यूटिंग दी पावर। तो कैसे करना शुरू किया, सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को इनकी लेजिस्लेटिव लीगल डिसीजन मेकिंग पावर थी,
वापस दी गई धीरे धीरे उनको। सो दस इससे क्या हो रहा है, दस इट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो रिवर्सिंग जो सेंट्रल टेंडेंसी थी वो रिवर्स कर दी गई, विच वाज इनिशिएटेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीच्ड टू इट्स क्लाइमेक्स इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। याद है जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से हो गई थी और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो कि पीक पर पहुंच चुका था। याद आया इसमें? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरी तरीके से द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन, धीरे धीरे लीगल डिसीजन मेकिंग की पावर जो है उन्हें डेवोल्यूशन धीरे धीरे वो जा रही है और डेवोल्यूशन उनका किया जा रहा है। एंड it has reached to this leads to the grant of almost complete internal autonomy to all the provinces in 1937। और एक वक्त अब पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे जाती जा रही, तो एक वक्त ऐसा आया था कि पूरी तरीके से जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो सारे प्रोविंसेस तक पहुंच चुकी थी, और ये टाइम था 1937 में, ऐसा एक बार हो गया था। ठीक है, अब जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको बोलने के बाद प्लीज आप एक बार पूरा रीड करिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके बाद आप देखिएगा आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या किया है इसमें, इसमें इंडियन काउंसिल में इन्होंने कहा एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इन्होंने एस्टैब्लिश करी। दे आल्सो प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वहां पे बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, पंजाब में, एक की 1862 में, एक की 1886 में और एक की 1897 में। ठीक है, यहाँ पे सो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने वहां पर यहाँ पे एस्टैब्लिश की। अब वायसराय, अब एक और दो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया वायसराय जो था वहां पे, उसके वायसराय को दे हैव आल्सो एम्पावर, वायसराय वाज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर्स, रूल्स एंड ऑर्डर्स, वो उसको ताकत दी गई कि वो रूल्स एंड ऑर्डर्स को इशू कर सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, ताकि उसके जो भी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका अच्छे से वहां पे स्मूथ फंक्शनिंग हो, अच्छे से काम चले, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो वो कोई भी रूल्स एंड ऑर्डर को पास कर सकता है। अब लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता, दैट इज द पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसने इस एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्नाइज किया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है? सो इसका मतलब है वायसराय के जितने भी पोर्टफोलियो का मतलब है, सो अंडर दिस पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी ये सिस्टम देखने को मिलता है। तो क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या इसका इतिहास है, कहाँ से आज के जो सिस्टम है, आज का लॉ है वो आया है, वो कहाँ से पता चलता है, वो यहाँ से। तो बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, जो मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल, वायसराय काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, they were given a responsibility, they were made in charge of the department, they were made in charge of one or two departments, and at the same time उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको इंचार्ज बनाया जाता है 2 या 2 से अधिक डिपार्टमेंट के लिए, एंड एट द सेम टाइम ये ताकत भी दी जाती है कि आप कोई भी ऑर्डर, कुछ भी फाइनल ऑर्डर पास कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर डिपार्टमेंट। अभी भी क्या होता है, मंत्रालय होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज दी जाती है ना, और सबको रिस्पॉन्स धीरे धीरे बांटा जाता है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम ही तो है, वो क्या है, वो मिनिस्ट्रीज जो बांटी जाती है, एंड उनका अथॉरिटी भी है कि वो कुछ भी ऑर्डर, कुछ भी लॉ वो पास कर सकती है ऑन अपने डिपार्टमेंट का, कर सकती है ना अपनी मिनिस्ट्री का। सेम यही तो है पोर्टफोलियो सिस्टम में। सो अंडर दिस सिस्टम क्या हो रहा है, मेंबर ऑफ द वायसराय दे वर मेड अ गिवन अ रिस्पांसिबिलिटी, दे वर मेड द इंचार्ज of departments and they were also authorized to issue the final orders on a matter of his department, issue कर सकते हैं। तो यही तो था इसमें। अब एक चीज और करी, वायसराय जो है उसको एक और ताकत दी गई, दैट इज टू इशू दी ऑर्डिनेंसेस, कि वो ऑर्डिनेंस भी इशू, अभी भी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, कौन करती है, प्रेसिडेंट पास करता है ना, कब किया जाता है, इसी में आंसर मिल जाएगा। तो आज के टाइम पर भी इमेजिन करो ऑर्डिनेंस होता है, तो इसका बेस हमें कहां से मिलता है, इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड सम इंपॉर्टेंट लॉ हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, दैट टाइम ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी, जब सेशन में नहीं होती है पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ऑर्डिनेंस इशू करती है कि अगर कोई भी इमरजेंसी है या कुछ भी, अगर कोई लॉ पास करना है लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, नहीं चल रहा है ना, तो उस समय क्या होगा, तब प्रेसिडेंट को ये हक दिया जाता है कि आप ऑर्डिनेंस इशू करिए, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ये लॉ है वो पास किया जाता है, इट इज फॉर 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, और ताकि जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगी वो उस लॉ को एक बार देखेगी, रिव्यू करेगी एंड देन थिंग्स प्रोसेस। सेम तो ये वहीं से आता है, वायसराय क्या किया गया यहाँ पे, इट वाज ऑथराइज्ड टू इशू दी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है विदाउट द कंकरेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी नहीं कर सकती है, एंड द लाइफ पीरियड फॉर सच ऑर्डिनेंसेस, ये इमरजेंसी में विदाउट द कंकरेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कितने के लिए इसका टाइम पीरियड रखा गया, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ
1861। मैं इसका क्विक रिविजन कर देती हूँ, ठीक है, देन वी आर एंडिंग टू दिस क्लास हियर। तो क्या किया जा रहा है इंडियन, तो बेसिकली मैं इसका क्विक रिविजन करा रही हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट का, जल्दी से सुनते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, क्योंकि उससे पहले 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उनको ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि बिना इंडियंस के कॉर्पोरेशन के हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो भाई जरूरत है कि अब इंडियन काउंसिल एक्ट बनाई जाए जहां पे इंडियंस को एसोसिएट किया जाए। सो दे फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। सो ड्यू टू दैट पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन दे पास द इंडियन कंट्री एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92 एंड 1909। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट पास किए, जिसमें सबसे पहला, क्योंकि अब एसोसिएट करें, दे हैव अ रिप्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। कैसे किया उसने कहा कि वायसराय के का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एक्सपैंडेड, उसमें हम इंडियंस को एसोसिएट करते हैं, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर बना देते हैं, एज अ लॉ मेंबर हम उसे ऐड कर देते हैं। दिस इज हाउ दे बिगिन। सो वायसराय ही नॉमिनेटेड, क्या किया, he nominated 3 Indians. Lord Canning nominated 3 Indians as a in his expanded council, in his legislative council. किस को किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को किया। दूसरी चीज क्या किया, यहाँ पे it initiated the process of decentralization. Decentralization मतलब delegation of authority and responsibility to the lower part, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। तो जो जब तक सेंट्रलाइजेशन चल रहा था, वायसराय था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, पूरी पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो धीरे धीरे लेजिस्लेटिव पार्ट जो थी वो बांटी, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। सो डिसेंट्रलाइजेशन हैपेंड बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पार्ट टू द मद्रास एंड बॉम्बे, है ना, ये स्टार्ट किया जा रहा है। एंड सो बेसिकली इट रिवर्सिंग ऑफ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट इनिशिएट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट रीच टू इट्स क्लाइमेक्स इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहुंचा था। अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड फाइनली इट हैज रीच्ड टू द कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू ऑल द प्रोविंसेस इन 1937। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट किया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पे, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, पंजाब में। Then Viceroy was given the authorized to issue the rules and orders and also recognizes the portfolio system. Portfolio system क्या है? Under the system, member of the Viceroy का जो members है, they were made in charge of 2 or more departments and also उनको in charge बनाया जाता है, 2 या 2 से ज्यादा department था, and they were also authorized to issue the orders on a matter of his department. Viceroy जो है उसको ये पावर भी दी जाती है कि वो ordinances भी issue कर सकता है during an emergency without the concurrence of the legislative council, and a time period for such ordinance is 6 months. I hope you understand this class. आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। कोई भी फीडबैक, कुछ भी आप मुझे क्या टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, जो आप मुझे चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गिव मी फीडबैक आप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।